हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी सारे बच्चे आ जाओ बेटा, क्लास स्टार्ट हो रही है। सारे बच्चे जल्दी से बेटा आ जाएं, जुड़ जाएं जल्दी से बेटा। आते ही लिंक शेयर करें बेटा। क्लास आरंभ हो रही है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान श्रृंखला में अभी अपन मध्य प्रदेश की नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं और आज अपवाह तंत्र का अंतिम वीडियो है। जल्दी सारे बच्चे बेटा आ जाएं। नीतीश शर्मा, राम राम बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी छात्रों को गुड इवनिंग। जल्दी से बेटा आ जाएं। लाइव क्लास बेटा स्टार्ट हो रही है। जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाइए जिससे कक्षा आरंभ हो। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान श्रृंखला में अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं बेटा। ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। आज ये अपवाह तंत्र का लास्ट वीडियो है। जल्दी सारे बच्चे बेटा आ जाएं जिससे कक्षा आरंभ हो। अर्चना बेटा गुड इवनिंग। अमित कोटिया गुड इवनिंग बेटा। अमित बेटा खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलो तो आज अपन ताप्ती नदी अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। ताप्ती नदी अपवाह तंत्र। ताप्ती जिसे सूर्यपुत्री कहा जाता है। खुशी बेटा राधे राधे। जल्दी सारे बच्चे बेटा आ जाएं जिससे कक्षा आरंभ हो। चलिए तो बेटा मालूम है कि ताप्ती नदी का जो उद्गम है काली सिंध पहाड़ी, बैतूल, मुल्ताई। बेटा कहां से होता है? जिला बैतूल, मुल्ताई, कालीभीत पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत। बेटा क्लियर है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में काली सिंध पहाड़ी है। बेटा काली सिंध पहाड़ी है, यहां से जो है इसका उद्गम होता है और जिला बैतूल और मुल्ताई। ओके बेटा क्लियर है? और ये 3 राज्यों में बहती है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। बेटा ये 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र प्लस गुजरात, 3 राज्यों में ये बहती है। 3 राज्यों में इसका जो अपवाह क्षेत्र है। बेटा गुड इवनिंग राजपाल बेटा, अमित, गीतम, सभी को बेटा राधे राधे। सत्यवान, भारत, जानकी बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बेटा क्लियर है ना? और पूर्व से पश्चिम, खास बात बेटा देखिए, ये नर्मदा के समानांतर बहती है।
नर्मदा के समानांतर बहती है, या हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा के समानांतर बहती है, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, और उल्टी बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और एक प्रश्न, चंबल नदी के बाद सबसे बड़े जो बीहड़ बनाती है वो ताप्ती बनाती है। चंबल नदी के बाद एमपी की कौन सी नदी है जो बीहड़ बनाती है? तो उसका नाम ताप्ती है। बोलो बेटा। और भ्रंश घाटी में बहती है। तो बेटा ये समानता है, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्ट वैली बोलते हैं इसको। रिफ्ट घाटी में बहती है। नर्मदा भी रिफ्ट घाटी में बहती है। नर्मदा की तरह कर्क रेखा के समानांतर बहती है। नर्मदा की तरह उल्टी पूर्व से पश्चिम बहती है। नर्मदा की तरह डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती है? ज्वार नद मुख, इसको बोलते हैं एस्चुरी। पश्चिम में बेटा, पश्चिम में जो भी नदियां गिरती हैं वो सब ज्वार नदमुख बनाती हैं। और भारत की सबसे बड़ी नदी जो एस्चुरी बनाती है वो नर्मदा है। बेटा कौन सी है? नर्मदा है। समझ में आ रहा है बेटा? राजा खान, टुडे इज माई, अच्छा फर्स्ट डे है बेटा आपका। समझ में आ रहा है बेटा? बता देना कोई दिक्कत हो तो। हाँ बेटा क्लियर है। अब ये कहाँ गिरती है? तो याद रखें ये कैम्बे की खाड़ी, इसे कैम्बे की खाड़ी भी बोलते हैं बेटा, खंबात की खाड़ी भी बोलते हैं, या अरब सागर। बेटा याद रखें ये जो है ताप्ती निकली बेटा कहां से? बैतूल के मुल्ताई से, और 3 राज्यों में बहती हुई एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए गुजरात में कैम्बे खाड़ी या खंबाती खाड़ी या अरब सागर में मिल जाती है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो कर्क रेखा के समानांतर बहती है, पूर्व से पश्चिम बहती है यानी कि उल्टी दिशा में बहती है, और नर्मदा के समानांतर बहती है, और भ्रंश घाटी में बहती है। याद रखें मध्य प्रदेश की 2 नदियां बड़ी बड़ी जो भ्रंश घाटी में बहती हैं वो एक है कौन सी? नर्मदा, और दूसरी है ताप्ती। याद रखें नर्मदा और ताप्ती। बोलो बच्चों। नर्मदा, राजा खान बेटा समझ में आ रहा है आपको? बताते जाना बेटा। नर्मदा और ताप्ती ऐसी 2 नदियां हैं, ठीक है ना। अब जो ताप्ती है सतपुड़ा और अजंता, अजंता की पहाड़ियां। बेटा याद रखें बेटा ये प्रश्न, अजंता की पहाड़ियों के बीच जो भ्रंश घाटी है उसमें बहती है। बेटा क्लियर है? एक सिंपल सा प्रश्न कि ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है, बट वो भ्रंश घाटी किन पहाड़ियों के बीच में है? तो सतपुड़ा और अजंता। और जो नर्मदा की घाटी है वो सतपुड़ा और विंध्याचल। ओके, नर्मदा भी भ्रंश घाटी में बहती है, बट वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो भ्रंश घाटी है उसमें बहती है, और ताप्ती सतपुड़ा और अजंता के बीच जो भ्रंश घाटी है उसमें बहती है। और एमपी की जो दक्षिणी सीमा है महाराष्ट्र के साथ में, मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है महाराष्ट्र के साथ में, उसको बनाती है ताप्ती। तो महाराष्ट्र के साथ सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखें उसका नाम क्या आएगा बेटा? उसका नाम आएगा ताप्ती। बेटा क्या नाम आएगा? ताप्ती। बेटा क्लियर है? एक प्रश्न और कि ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र
किस राज्य में ज्यादा है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है बेटा, कुल लंबाई 724 किलोमीटर है बेटा। बेटा कितनी है? 724 किलोमीटर। और एमपी में बहती है 279 किलोमीटर। बेटा एमपी में कितनी बहती है? 279 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। क्लियर? आगे चले बेटा, चलिए। तो याद रखें कि इसकी जो लंबाई है वो एमपी में ज्यादा है। ताप्ती नदी की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में है। बट जो अपवाह क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में ज्यादा है। कहां पे बेटा? अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर और सूरत। बेटा ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ताप्ती के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? तो बेटा एक तो मुल्ताई हो गया है ना, और दूसरा है बुरहानपुर। और एक शहर है गुजरात का सूरत। ये 3 शहर ताप्ती के किनारे बसे हुए हैं। ताप्ती नदी किनारे मुल्ताई मध्य प्रदेश बैतूल में, बुरहानपुर और गुजरात में जो सूरत है वो भी इसके किनारे बसा हुआ है। देवेंद्र गौर कह रहे हैं 333 किलोमीटर है। नहीं बेटा यही है जो हमने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्राचीन नाम क्या क्या हैं? तो एक प्रश्न है कि महाभारत में और वायु पुराण में, ताप्ती को किस नाम से जाना गया है? तो याद रखें महाभारत और वायु पुराण। बेटा पुराण कितने हैं? इसको सूर्य पुत्री कहा गया है। ध्यान रखें, सूर्य पुत्री कहा गया है ताप्ती नदी को। महाभारत बेटा है और पयोष्णी कहा गया है। इसके अलावा इसको सूर्य, सुता, पयोष्णी और तापी ये नाम दिए गए हैं बेटा किसको? ताप्ती नदी को। बेटा सुता माने होती है लड़की, है ना, तो सूर्य सुता या पुत्री, तो सूर्य सुता भी कहा गया है, पयोष्णी भी कहा गया है और तापी भी कहा गया है। ओके, ऐसा भी उल्लेख है कि एक चंद्रवंशी राजा का विवाह ताप्ती से हुआ था। और इस विवाह से जो बालक पैदा हुआ कुरु नाम का, जिससे कुरुवंश की स्थापना हुई महाभारत काल में, एक ऐसी भी कथा मिलती है। चलिए, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो पूर्णा है। याद रखें, ताप्ती की सबसे बड़ी नदी कौन सी बेटा? पूर्णा है। इसके अलावा उतावली, पंजारा, कालीभीत, बोरी, अनेर, गिरना, बहुत सारी सहायक नदियां हैं बेटा किसकी? ताप्ती की। ओके, हम बताए थे कि मध्य प्रदेश में चंबल के बाद सबसे ज्यादा जो बीहड़ बनाती है, बीहड़ आप जानते हैं, वो ताप्ती बनाती है। भैंस देही में, और जिला पड़ता है बैतूल, यहां पर बीहड़ बनाती है। तो याद रखें, अगर प्रश्न आए कि भारत में सबसे बड़े बीहड़ कौन बनाता है, तो चंबल बनाती है। और अगर प्रश्न यह आए कि एमपी में चंबल के अलावा वो कौन सी नदी है जो बीहड़ बनाती है, तो वो ताप्ती है। और बनाती कहाँ है? भैंसदेही में। और चंबल बनाती है मुरैना, भिंड और श्योपुर में। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, और मध्य प्रदेश में ये 2 जिलों में बहती है, एक बैतूल है, एक बुरहानपुर है। एमपी में ताप्ती 2 जिलों से बह जाती है, एक बैतूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर कौन सी परियोजना है वो हम और पढ़ते हैं।
बेटा एक परियोजना बेटा काकरपारा है, नाम सुना होगा आपने। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है काकरपारा। एक परियोजना है उकाई, हालांकि उकाई जो है गुजरात में है, बट है ताप्ती नदी पर। एक उकाई परियोजना है, एक काकरपारा है, एक चंदोरा बांध है, पारसडोह और चंदोरा बांध। बेटा ये भी ताप्ती पर है, ये भी ताप्ती पर है। बेटा ये सब परियोजनाएं ताप्ती नदी पर है। एक काकरपारा, बेटा कौन सी? काकरपारा है जो ताप्ती नदी पर है गुजरात में। उकाई परियोजना है, ये भी गुजरात में है। और चंदोरा बांध ताप्ती नदी पर है, और पारसडोह बांध भी ताप्ती नदी पर है। आपको याद होगा 2017 में शिवराज सिंह चौहान ने इसका आधारशिला रखा था। याद रखें 2017 में शिवराज सिंह चौहान ने इसकी आधारशिला रखी थी। ताप्ती नदी पर है, बैतूल में। कहां पर है? ताप्ती नदी पर, बैतूल में है। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है? निशा नरवरिया, गुड इवनिंग बेटा, बहुत लेट हो गए आप। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? चलें आगे। ये थी बेटा ताप्ती नदी। आगे चलते हैं, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की बात करते हैं। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी बेटा लाइक भी तो करते जाओ वीडियो को, है ना? चैनल को लाइक भी तो करें, अभी किसी ने लाइक ही नहीं किया है। बेटा गोदावरी नदी बेटा एमपी में नहीं बहती है, बट अपवाह तंत्र गोदावरी का यहाँ पर है। गोदावरी का अपवाह तंत्र है यहाँ पर, बट नदी यहाँ नहीं बहती है। इंद्रावती, बैनगंगा, पेंच, बरधा, नाम सुना होगा आपने। इंद्रावती, बरधा, पेंच, बैनगंगा बेटा इसके अपवाह तंत्र में है। तो याद रखें, जो गोदावरी का जो अपवाह तंत्र है उसमें इंद्रावती है, बरधा है। बेटा कौन कौन है? इंद्रावती है, बरधा है, बैनगंगा है, पेंच है, पावनथड़ी सुना होगा आपने। पावनथड़ी, कन्हान और कुलबहरा। कुलबहरा, पावनथड़ी और कन्हान। बेटा याद रखें, ये क्या है? ये गोदावरी में मिलने वाली नदियां हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सहायक नदियां या गोदावरी नदी अपतंत्र, अपवाह तंत्र। ये गोदावरी एमपी से नहीं निकलती, बट गोदावरी का अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में है। जैसे आप पढ़े थे ना बेटा, गंगा अपवाह तंत्र, गंगा एमपी से नहीं निकलती, बट उसका अपवाह तंत्र था। एक प्रश्न याद रखें, ये कुलबेहरा है, ये जो नदी कुलबेहरा है, एक प्रश्न आता है कि छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो याद रखें, कुलबेहरा को कहते हैं, इसलिए लिखा है इसको अपन ने यहाँ पर। कुलबेहरा को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। बोलो बेटा, क्या कहते हैं बेटा? जीवन रेखा कहते हैं छिंदवाड़ा की। समझ में आया बच्चों? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब बेटा गोदावरी चूंकि एमपी से निकलती नहीं है, तो आपको मालूम है कहां से निकलती है ये? इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक, सुना है? नासिक में है एक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। क्लियर है बेटा? कहां से निकलती है? महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है।
और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बेटा कहाँ गिर जाती है? बंगाली खाड़ी में। इसको वृद्ध गंगा बेटा याद रखना। और इसका जो समापन है कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। बंगाल की खाड़ी में होता है। इसे वृद्ध गंगा कहते हैं। बेटा इसका नाम है वृद्ध गंगा। बेटा क्या नाम है? वृद्ध गंगा। और दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा इसका निकनेम है। दक्षिण की गंगा या दक्षिण की बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा इसका नाम है। बेटा दक्षिण भारत की गंगा अगर आता है, बेटा ध्यान रखना, अगर ये दक्षिण की गंगा या दक्षिण की वृद्ध गंगा तो आपका नाम आएगा गोदावरी। अगर प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत की गंगा तो बेटा आप लगाना कावेरी। बेटा क्लियर है? याद रखना, दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं? कावेरी को बोलते हैं। और दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण की वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। ध्यान रखना बेटा। ऐसे आप भारत का नाम, भारत का मैप देखेंगे साउथ इंडिया का, तो महाराष्ट्र इस साइड में है। बेटा भारत, साउथ इंडिया यहां शुरू होता है, दक्षिण भारत तो इसके बाद शुरू होता है। तो दक्षिण जहां से आरंभ होता है तो दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। ये याद रखें, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्या लगाना है। तो कावेरी को क्या बोलते बेटा? बोलो बच्चों। ये जो है यहां से मान निकले तो ये जो है यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बेटा कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बेटा क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं अपन। एक प्रश्न और बता दीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत की, एक सिंपल प्रश्न में लिख रहा हूं, आप आंसर दे देना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी नदी कौन सी है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये आंसर आपके लिए है, जल्दी से आप आंसर दें। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। रॉक्स बहुत लेट आए हो तुम। मनी शटल बहुत लेट चल रहे हो बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। हाँ जल्दी से आंसर दें। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। आंसर नहीं आया बेटा, जल्दी से आंसर दें। और बेटा गोदावरी की जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। बेटा कितनी है? 1465 किलोमीटर है। गंगा, रॉक्स क्या बोल रहे हो? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की, ये शुरू होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। और गंगा के बाद भारत की दूसरी बड़ी नदी, दूसरी लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीप भारत की पहली और गंगा के बाद दूसरी लंबी नदी। और बेटा मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां, एमपी की नदियां जो अभी हम लिखे थे, बरदा, पेंच, कन्हार, है ना, ये सब गोदावरी का अपवाह तंत्र है। ये गोदावरी में मिलती हैं, तो क्या बोलते बेटा? गोदावरी का अपवाह तंत्र। आगे चलते हैं। अब ये जो नदियां थी बेटा, गोदावरी एमपी में तो बहती नहीं है। एमपी में गोदावरी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। अभी हम पढ़े बैनगंगा है ना, पेंच है, बरदा है, कन्हार है। ये जो है किसमें मिलती है? गोदावरी में। तो जो एमपी से निकलती हैं उनके बारे में अपन एक एक करके चर्चा करते हैं।
कि कौन सी नदियां एमपी से निकलकर गोदावरी में जाके मिल जाती हैं। तो उनमें से पहला नाम है बैनगंगा का। बेटा किसका नाम है? बैनगंगा। बच्चों समझ में आ रहा है? फिर सुन लीजिए कि गोदावरी मध्य प्रदेश से नहीं बहती, बट एमपी की कई नदियां हैं जो गोदावरी में मिलती हैं और गोदावरी के अपवाह तंत्र में शामिल हैं। वो एमपी से निकलती हैं, तो उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक है बैनगंगा नदी। बेटा लायक बढ़ाते जाइए, लायक तो बहुत कम है आपके अभी। चलिए बेटा, इसका जो बर्थ होता है सिवनी में पारसवाड़ा पठार है। पारस पाड़ा पठार, जिला कहां है बेटा? सिवनी। तो याद रखें, बैनगंगा का जो उद्गम होता है पारसवाड़ा पठार, पारसवाड़ा पठार सिवनी जिले में होता है। और प्रॉपर जो गांव है मुंडारा गांव, रजोला ताल। अगर प्रॉपर बात करेंगे तो मुंडारा गांव और रजोला ताल। बेटा क्या नाम है? रजोला ताल। और पर्वत कौन सा बेटा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है ये बेटा। यहां से ये निकलती है कौन सी बेटा? बैनगंगा नदी का जो बर्थ है वो कहां से होता है बेटा? समझ में आया? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पारसवाड़ा पठार, जिला सिवनी, गांव मुंडारा और प्रॉपर जगह रजोला ताल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये महाराष्ट्र के भंडारा जिले में। बेटा कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भंडारा एक जगह का नाम है। भंडारा जिले में वर्धा में मिल जाती है। बेटा कहां मिल जाती है? वर्धा नदी में मिल जाती है। बेटा उद्गम कहां से हुआ? सिवनी। और कहां चली गई? भंडारा जिले में वर्धा जो नदी है उसमें ये मिल जाती है। बोलो बेटा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लिख रहे हैं आप। जहां ये वर्धा में मिलती है, जहां बैनगंगा वर्धा में मिलती है, उस संगम को क्या कहते हैं? तो याद रखें, प्राणहिता। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हम डायग्राम बना के बताएंगे आपको कि प्राणहिता क्या है। तो प्राणहिता उस स्थान को कहते हैं जहां पर बैनगंगा वर्धा से मिलती है। और कहां मिलती है बेटा? डिस्ट्रिक्ट भंडारा, राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। तो याद रखें कि दोनों के संगम को, बैनगंगा और वर्धा नदी का जो संगम होता है उसे प्राणहिता के नाम से जानते हैं। नीरज कुमार बेटा जय हिंद, जय हिंद। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले, आगे बढ़ते हैं। बैनगंगा को, इस बैनगंगा को सिवनी जिले की, सिवनी जिले की जीवन रेखा कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? जीवन रेखा। अभी हम पढ़े थे छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कुलबहरा नदी, और बैनगंगा को सिवनी जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। सिवनी जिले की जीवन रेखा कहते हैं बेटा किसको? बैनगंगा को। कुल लंबाई 517 किलोमीटर है। बोलो बेटा। आगे चले। वर्धा, बाघ, पेंच, पावनधड़ी, चंदन, कान्हन इसकी सहायक नदियां हैं, तो याद रखें। और वर्धा, एक प्रश्न और कि बैनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी वर्धा है। बेटा ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक प्रश्न बन रहा है सीधा सीधा सा कि बैनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो उसका नाम है वर्धा। और वर्धा मिलती है बेटा, मालूम है आपको, और उस जगह को क्या बोलते हैं? हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप पढ़ने वाले हैं, एक प्रश्न पढ़ा होगा आपने, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा
कीचड़ बांध, कीचड़ बांध या मिट्टी का बांध। बेटा समझ में आ रहा है? एक प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मिट्टी बांध या मड डैम, क्या बोलते बेटा, मड डैम या मिट्टी का बांध कौन सा है और किस नदी पर है? तो आप बताएंगे बैनगंगा नदी पर है, सिवनी जिले में, छपारा में। बेटा कहां पर? छपारा, जिला सिवनी, जगह कौन सी है? छपारा, और नदी कौन सी है? बैनगंगा, बैनगंगा। बेटा इसको एक नाम और दिया गया है, संजय सरोवर। तो याद रखें, इसे संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। एमपीएसआई 2016 में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा मिट्टी बांध कौन सा है? तो नाम है उसका भीमगढ़। क्या नाम है? भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध। और किस जिले में है? तो आप बता देंगे सिवनी जिले में, जगह का नाम छपारा है और बैनगंगा नदी पर है। ये मिट्टी से बना हुआ है, तो मिट्टी डैम या, है ना, और भारत का ही नहीं, इसे एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध कहा जाता है। बेटा भारत का ही नहीं, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध कौन सा है? भीमगढ़ है। जिला कौन सा बेटा? सिवनी है। और 1972 में ये बना था। बेटा एमपीएसआई के बाद जेल प्रहरी में भी ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा बांध है, तो वो ये है। क्लियर है बेटा? या तो कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए बैनगंगा कैसे बहती है और इसमें कौन सी सहायक नदियां हैं, वो कैसे कैसे इसमें मिलती हैं। बड़े ध्यान से देखें बेटा, ये नदी है बैनगंगा और इसका जो उद्गम है वो सिवनी जिले से हो रहा है और आगे चलकर इस पे बना हुआ है भीमगढ़ बांध। बोलो बेटा, अभी हम बताए थे कि भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा बांध है और जिला कौन सा है बेटा? सिवनी में है, ये भी बताए थे। 1972 में बनाया गया था, तो ये बैनगंगा नदी पर बना हुआ है। बेटा कोई दिक्कत? अभी तो हम बात ही नहीं कही कुछ। और इसी को बेटा क्या बोलते हैं? इसका नाम संजय सरोवर भी है। बड़े ध्यान से देखें, आपको सारी नदियां क्लियर हो जाएंगी इसमें। आगे चलते हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ता है और फिर पड़ता है बेटा बालाघाट। बेटा इसी बालाघाट में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है धोती बांध। धोती नहीं, धूती बांध। तो बेटा धूती बांध किस नदी पर है? बैनगंगा पर है। जिला कौन सा है? बालाघाट है। भीमगढ़ बांध किस नदी पर है? बैनगंगा पर है। जिला कौन सा बेटा? सिवनी है। बोलो बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इधर से एक नदी आती है, इसका नाम है बावनथड़ी। बेटा कौन सी? बावनथड़ी। और बावनथड़ी आके मिल जाती है बैनगंगा में। बेटा क्लियर है? बावनथड़ी नदी है जो आके बैनगंगा में मिल जाती है। बोलो बच्चों, इसके बाद देव नदी और चंदन नदी, ये दो नदियां और हैं, ये भी आकर के किसमें मिल जाती है बेटा? इसलिए लिख रहे हैं अपन इसको कि बैनगंगा की कौन सी सहायक नदियां हैं। एक बावनथड़ी हो गई, एक देव नदी हो गई और एक चंदन नदी हो गई। अभी तीन नदियां लिखे हैं हम। ओके, मलधर जलप्रपात बेटा याद रखें, मलधर इस नदी पर बेटा मलधर जलप्रपात है। मलधर जलप्रपात है। मलधर जलप्रपात किस नदी पर है? एक प्रश्न कि मलधर जलप्रपात किस नदी पर है? तो देव नदी पर है। और जगह कौन सी बेटा? बालाघाट। याद रखें, जिला कौन सा बेटा?
बालाघाट में बना हुआ है क्या? मलधर जलप्रपात, जो देव नदी पर है। बोलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इधर बैतूल से, एक बेटा बैतूल से नदी निकलती है। बेटा बैतूल सुना बेटा? मध्य प्रदेश में बैतूल है, यहां से निकलती बेटा वर्धा। बेटा कौन सी निकलती है? वर्धा नदी निकलती है। और वर्धा जाके महाराष्ट्र में बेटा किससे मिल जाती है? वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा जाके महाराष्ट्र में जो भंडारा है यहां मिलती है बैनगंगा से। और इस जगह को बोलते हैं प्राणहिता। बेटा क्या बोलते हैं? प्राणहिता। याद रखना बेटा, प्राणहिता जो जगह है वो संगम होता है किसका बेटा? वर्धा और बैनगंगा। बेटा ये बैनगंगा बहते हुए आ रही है, ये बैनगंगा बहते हुए आ रही है, जहां वर्धा मिलती है किसे? बैनगंगा से। उस स्थान को प्राणहिता कहते हैं। बोलो बच्चों। इसके अलावा कन्हार, फिर पेंच और कुलबहरा, ये नदी है जो यहाँ पे मिल जाती है। एक तो कन्हार है, कन्हान है, एक पेंच है। पेंच मिलती बेटा काय में? जाके कन्हान में। और कन्हान मिल जाती है बैनगंगा में। और जो कुलबहरा है, कुलबहरा बेटा ये मिलती है पेंच में, और पेंच मिलती है कन्हान में, और कन्हान जाके मिल जाती है किसमें बेटा? बैनगंगा में। तो बेटा ये बैनगंगा जो तंत्र है, और बैनगंगा कहाँ मिल जाती है बेटा जाके? ये बैनगंगा जो है किसमें बेटा? गोदावरी में मिल जाती है। बेटा कहाँ मिलती है? आगे जाके गोदावरी में मिल जाती है। और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसे वृद्धगंगा के नाम से भी जानते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा बेटा? थोड़ा सा लाइक भी तो करो वीडियो को। लाइक ही नहीं कर रहे आप लोग, बहुत कम लाइक है अभी तो, भूल जाते हैं आप लोग। बेटा ये समझ में आया है? जल्दी से बताइए। बैनगंगा जो सिस्टम था वो समझ में आया? जल्दी से बताइए। और बैनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जल्दी बोलो, आंसर नहीं आया अभी। बैनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताए थे हम आपको, वर्धा है बेटा। वर्धा कहां से निकल रही बेटा? बैतूल से। वर्धा कहां से निकल रही है? बैतूल। वर्धा भी बैतूल से निकलती है। ओके, चलो आगे चल रहे हैं। पेंच, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। माही नदी अपवाह तंत्र, माही नदी अपवाह तंत्र ये अंतिम तंत्र है जो हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा बेटा? माही नदी अपवाह तंत्र। ये छठवा अपवाह तंत्र है एमपी का, ये छठवा अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का जो पढ़ने वाले हैं, और ये अपवाह तंत्र समाप्त होने वाला है। बेटा क्या नाम है? माही नदी, महानदी, सॉरी माही नहीं महानदी। बेटा माही तो पढ़ लिया है। महानदी अपवाह तंत्र। बेटा महानदी भी एमपी में नहीं है, बट इसकी जो सहायक नदियां हैं वो महानदी में मिलती हैं। तो याद रखें, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है बेटा? महानदी अपवाह तंत्र है। एक प्रश्न आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? जल्दी से दीजिए। ये छोटा है, क्या नाम बेटा? महानदी अपवाह तंत्र है। मात्र 154 वर्ग किलोमीटर में है, मात्र 154 वर्ग किलोमीटर में है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जल्दी से बताइए। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया बच्चों। हाँ, रूपेंद्र का आंसर आया गंगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो महानदी
कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़, रायपुर। बोलो बेटा, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। सियाबा पर्वत पड़ता है अमरकंटक पठार के पास में ही, रायपुर, और बंगाली खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बेटा उड़ीसा के पास। उड़ीसा के पास बंगाली खाड़ी में गिरती है बेटा कौन सी? महानदी। महानदी बेटा कहां गिरती है? बंगाली खाड़ी में गिर जाती है ना। बट अपवाह तंत्र जो इसका है ना, वो बहुत छोटा है। एक प्रश्न आप बता दीजिए कि महानदी पर सबसे बड़ा बांध बना है, सबसे लंबा, बड़ा नहीं, सबसे लंबा बांध बना है दुनिया का सबसे लंबा बांध है ये जो महानदी पर बना है। उसका नाम बता दीजिए और किस राज्य में ये बता दीजिए, जल्दी से बताइए। महानदी पर महानदी पर दुनिया का सबसे लंबा बांध किस नदी? नदी तो मालूम है आपको, महानदी है। किस राज्य में है? जल्दी से बता दीजिए। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है? जल्दी बोलिए। महानदी पर दुनिया का सबसे लंबा डैम बना है, देवेंद्र गौर कह रहे हैं हीराकुंड बांध, उड़ीसा। जल्दी से बेटा बाकी बच्चे भी आंसर दें। रुपेंद्र भी कह रहे हैं उड़ीसा, नीरज कुमार कह रहे हैं हीराकुंड। बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा में है और नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, इसका नाम बेटा क्या है? हीराकुंड बांध है। एक प्रश्न और बताइए, इस बांध का निर्माण कौन किया था? इस बांध का डिजाइन किसने बनाया था? जल्दी से बताइए। हीराकुंड बांध का डिजाइन किसने बनाया था? जल्दी से बोलिए। आंसर नहीं आया बच्चों, जल्दी से आंसर दें। अपवाह तंत्र का ये अंतिम क्वेश्चन है, किसी ने आंसर नहीं दिया है। आंसर भी नहीं दिया आपने और वीडियो को लाइक भी नहीं किया। रुपेंद्र कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब बेटा दिया आपने, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। याद रखना बेटा, मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया ने इस बांध का डिजाइन बनाया था और इनकी याद में, डॉक्टर विश्वेश्वरैया की याद में 15 सितंबर को 15 सितंबर को क्या मनाते हैं? अभियंता दिवस मनाते हैं बेटा। याद रखना बेटा, कई बार पूछा गया है कि अभियंता दिवस या बोलते हैं इंजीनियर डे। बेटा क्या बोलते हैं? इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाते हैं। और किसकी याद में मनाते हैं? डॉक्टर मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया की याद में। इन्होंने ही दुनिया का सबसे लंबा डैम बनाया था, नाम था हीराकुंड। ये उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर है। याद रखेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मनाते हैं किस दिन, जैसे आज पूरी दुनिया मना रही है बेटा, क्या मना रही है? जल्दी से बता दीजिए। जैसे 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं, ऐसे ही आज 22 सितंबर है, पूरा वर्ल्ड किस रूप में सेलिब्रेट कर रहा है? वैसे तो बेटा कोरोना का बर्थडे भी है, कोरोना आज 1 साल का हो गया है ना, बट 22 मार्च को पूरा दुनिया किस रूप में सेलिब्रेट करता है? जल्दी से बताइए। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है। जल्दी से आंसर दे बेटा। वाटर डे, रूपेंद्र कह रहे हैं वाटर डे, कह रहे हैं जल दिवस। बिल्कुल सही बात है, इस दिन हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। विश्व
जल दिवस मनाया जाता है? हाँ, कल 21 मार्च था, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे था, वन दिवस था। आज 22 मार्च है, आज विश्व जल दिवस है। और 20 मार्च को था गौरैया दिवस। और कल 23 मार्च है, कल मनाएंगे शहीद दिवस। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को कल 23 मार्च को ही लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। और उनके सम्मान में शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो आज हम वर्ल्ड वाटर डे मना रहे हैं। वाटरमैन किसे कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया, जल्दी से बता दीजिए, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? एक प्रश्न है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। वाटरमैन ऑफ इंडिया, आंसर नहीं आया बेटा। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जल्दी से आंसर दें। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है। राजेंद्र सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में राजेंद्र सिंह को बोलते हैं वाटरमैन, इनको वाटरमैन कहा जाता है। ये भारत में सेव वाटर, जल बचाओ के लिए कार्यरत हैं। इन्हें इस फील्ड में बहुत सारे अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं। नाम है इनका बेटा राजेंद्र सिंह। ये राजस्थान में एक सरिस्का जगह का नाम है, सरिस्का सेंचुरी है, उसमें ये जल बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इनको वाटरमैन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है लोगों के, वाटरमैन, माउंटेन मैन, मेट्रो मैन, है ना। तो उनके नाम आप याद रखें। चलिए बेटा, ये था मध्य प्रदेश का बहुत सारा अफवाह तंत्र जो आपने पढ़ा। कुछ मैं नाम लिख रहा हूं, वैसे तो आपको पता है एमपी की बहुत सारी नदियां हैं और बहुत सारे शहर हैं, इधर नदी का नाम आता है। वैसे तो आपको पता है बहुत सारा, फिर भी जल्दी से आप बताते जाएं, मैं लिख रहा हूं। चित्रकूट नदी कौन सी है? आष्टा, और यहां पर नदी कौन सी, जल्दी से बताते जाइए। चित्रकूट में नदी कौन सी है? वैसे तो बहुत सारे पता होंगे आपको, बट हम वही लिखेंगे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। ओरछा, सांची, पचमढ़ी, मंदसौर, चित्रकूट, आष्टा, ओरछा, है ना। और लिखता हूं सिंगरौली, सिंगरौली। आंसर आ रहे हैं? हाँ, नीरज कुमार कह रहे हैं मंदाकिनी, बिल्कुल सही जवाब है। रूपेंद्र का भी जवाब सही है। इंदौर, खान नदी। आष्टा बेटा पार्वती नदी किनारे है, यहाँ बेटा पार्वती है, यहाँ पर बेटा मंदाकिनी है। पतित पावन मोक्षदायिनी, यहाँ पर बेतवा है, यहाँ पर भी बेटा बेतवा है, यहाँ पर तवा है ना। मंदसौर में सिवना है, सिंगरौली में सोन नदी है ना। वैसे तो आपको पता होंगे, फिर भी बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं ये। नेपा नगर, आगे बढ़ते हैं। नेपा नगर, बुरहानपुर, ये दोनों बेटा ताप्ती किनारे हैं। बेटा नेपा नगर में एमपी का पहला कागज कारखाना स्थापित हुआ था, है ना। चलो, ये कुछ शहर थे जो आपने पढ़े। ओरछा बेटा हाँ बेतवा किनारे है, सांची भी बेतवा किनारे है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा?
नहीं है। चलिए अब ये कुछ चीजें थी, प्रपात बेटा हम बहुत सारे पढ़ लिए हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं। वैसे हमने बहुत सारी परियोजना हमने पढ़ रखी हैं। मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना 3 तरह की हैं, तो इसमें बेटा हम कुछ खास खास चीजें पढ़ेंगे। जैसे एमपी का पहला बांध, मध्य प्रदेश का प्रथम बांध कौन सा है? तो याद रखें पगारा बांध। बेटा कौन सा? पगारा बांध है मुरैना जिले में। एमपी का पहला बांध जो है पगारा बांध है, सबसे पुराना यही है बेटा, याद रखें एमपीएसआई 2016 1927 बनाया था, 1927 में बनाया गया था पगारा बांध, और 1944 में अपना तिगरा डैम बना था बेटा। बेटा तिगरा कब बना था? याद रखें तिगरा बांध का जो निर्माण है वो 1944 में हुआ था। ये ग्वालियर में है। और याद रखें मध्य प्रदेश में पहली बार जो लाइट है 1905 में ग्वालियर में बनाई गई थी। बेटा यहीं पर लगाया गया था। बिजली जो है एमपी में सबसे पहले 1905 में ग्वालियर में स्थापित हुई थी। ओके, 2018-19 की जो आर्थिक समीक्षा आया है, 2018-19 की जो आर्थिक समीक्षा आई है उसमें कहा गया है कि 30 लाख हेक्टेयर भूमि एमपी में सिंचाई योग्य है। बेटा कितना? 30 लाख हेक्टेयर भूमि एमपी में सिंचाई योग्य है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है बेटा कैसे होती है? कुएं और नलकूप से होती है। बेटा कैसे होती है? कुएं और नलकूप से। याद रखें मध्य प्रदेश में सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं वो 3 हैं। नंबर 1 कौन सा है बेटा? कुएं एवं ट्यूबवेल्स या नलकूप भी बोलते हैं। दूसरा है नहरें और तीसरा है तालाब। बेटा भारत में भी यही है। तो ये मध्य प्रदेश में या भारत में सिंचाई के साधन क्या हैं? तो कुएं और ट्यूबवेल्स, नहरें और तालाब। क्लियर है बेटा? अब प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में या भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस साधन से होती है? तो आएगा कुएं और ट्यूबवेल्स, और सबसे कम तालाबों से होती है। क्लियर है? नहरों से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई मुरैना, ग्वालियर, भिंड में होती है या मध्य भारत के पठार में होती है नहरों से। और तालाबों से बालाघाट और सिवनी। याद रखना बालाघाट और सिवनी में तालाबों से सिंचाई होती है। बेटा कहां पर? बालाघाट और सिवनी में। क्लियर है बेटा? तो मध्य प्रदेश में भी और भारत में भी सबसे ज्यादा सिंचाई बेटा कुएं और ट्यूबवेल से होती है, 67.3%। 67.3%। ओके, दूसरा स्थान तालाब नहरों का है 20.24% और तालाबों का है 2.99%। क्लियर बेटा? और कहां कहां होती है? नहरों से बेटा ग्वालियर, मुरैना। क्लियर? लेकिन अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है? तो होशंगाबाद। नहरों से कहां होती है? ग्वालियर में। और तालाबों से कहां होती है? तो 2 जिले हैं, बालाघाट और सिवनी। बालाघाट और सिवनी। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वाटर लेवल है वो होशंगाबाद में है, और सबसे कम जो है वो बुरहानपुर में है। सबसे
बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा किसी को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पहला स्टेट था जहां पर इलेक्ट्रिक बोर्ड स्थापित किया गया और वो जबलपुर में स्थापित है। कहां पर बेटा? हाँ, तो ज्यादा सिंचाई कहां से होती है ये आपको मालूम चला। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो एमपी की नदी घाटी परियोजना है, आपको पता है नर्मदा घाटी आपने पढ़ी है, चंबल घाटी आपने पढ़ी है ना? चंबल घाटी पर कौन से प्लान बने हैं, नर्मदा घाटी पर कौन से प्लान बने हैं, ये भी आपने पढ़े हैं, है ना? और नर्मदा की जो सहायक नदियां थी उन पर कौन से प्लान बने ये भी पढ़ा था। बाण सागर परियोजना के बारे में भी पढ़ा आपने, जो कहां पे बनी थी बेटा? हाँ, तो ये परियोजनाएं आपने पढ़ी थी जो हम नदियों के साथ में ही पढ़ाए थे। अब एमपी का जो अगला चैप्टर है उसका नाम मैं लिख रहा हूं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान या बोलते हैं नेशनल पार्क और अभयारण्य। क्या बोलते हैं? अभयारण्य या बोलते हैं सेंचुरी। आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, लेकिन एक प्रश्न याद रखें कि राज्य की बात करेंगे तो वैसे तो अंडमान निकोबार में ज्यादा है अभयारण्य। अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क तो एमपी में ही है ना? तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है और अभयारण्य, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये जान लीजिए पहले तो। ये जो होते हैं और ये अभयारण्य होते हैं बेटा, अभयारण्य हमेशा ही संरक्षित वनों में स्थापित किए जाते हैं और ये हमेशा ही आरक्षित वनों में स्थापित किए जाते हैं। आरक्षित वनों में स्थापित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में वनों को 3 भागों में बांटा गया है, एक आरक्षित, एक संरक्षित, एक होते हैं अवर्गीकृत। तो याद रखें, इन वनों में कुछ नियमों के साथ जाने का परमिशन होता है, लेकिन इन वनों में जाने की परमिशन नहीं होती। इसमें बिना टिकट के आप नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं और इन उद्यानों में भी आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते। और यहाँ पर अभयारण्य में लोकल लोगों को निकलने की सुविधा होती है, टूटी हुई लकड़ी को इकट्ठा करने की क्षमता होती है, पशु चारण की आजादी होती है, और एक अंतर और कि अभयारण्य किसी विशेष जीव को प्रोटेक्ट करने के लिए स्थापित किए सकते हैं। अभयारण्य ये सोन चिड़ैया के लिए, शाहबुलबुल पैराडाइज फ्लाईफिशर के लिए, तो ऐसे भी ये स्थापित किए जा सकते हैं, है ना? ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो बेटा ये सारी चीजें हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, अभयारण्य क्या होते हैं, और वाइल्ड लाइफ एक्ट एमपी में कब लागू हुआ, भारत में कब लागू हुआ, वन्य जीव अधिनियम, है ना? इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, भारत में कब हुआ, एमपी में कब हुआ, भारत में सबसे पहले कहां लागू हुआ, एमपी में सबसे पहले कहां लागू हुआ, या एमपी का अंतिम प्रोजेक्ट टाइगर कौन है, टाइगर मैन किसे कहते हैं, कैलाश सांखला को कहते हैं, दुनिया में ममफोर्ड को कहते हैं, और कौन से राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम लागू हो गई है और कैसे कैसे लागू हुई। सबसे अंत में लागू हुआ रातापानी में, पता होगा आपको, रातापानी अभयारण्य है, इसमें सबसे लास्ट में लागू हुआ है। और पहला कान्हा था। तो कौन से हैं, कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, कुल जो है प्रोजेक्ट टाइगर कितने हैं, है ना? रेप्टाइल पार्क एमपी में कहाँ स्थापित है, जंगली भैंसों के लिए कहाँ स्थापित किया गया है, मोगली लैंड किसे बनाया गया है, इको टूरिज्म किसे बनाया गया है, या अभी पढ़ा होगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ है जहां पर हॉट बैलून सफारी शुरू किया गया है। ये दुनिया का पहला राष्ट्रीय पार्क है और भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जहां हॉट बैलून सफारी शुरू की गई है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस ट्रेडिशनल भी हैं
और करंट के क्वेश्चंस भी हैं जो हम कल चर्चा करेंगे एमपी के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में। चलिए बच्चों, आज यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को। कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, है ना। चलिए, शुभ रात्रि। और जो प्रॉब्लम्स इसमें रही हो टॉपिक में तो आप हमें बताएं कमेंट करके। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, राधे राधे।